हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर चाइल्ड पेडागोजी का, या जिसे शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। तो इसका हम यहाँ पर एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। ओके, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम सब लोग नोट कर लीजिए, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। ओके, बाई लैंग्वेज डिस्कस करूंगा मैं, कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही कवर कर पाऊं। भाई शिक्षण का मतलब क्या होता है? टीचिंग। ओके, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, और अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। मूल प्रक्रियाएं मतलब कि बेसिक मेथड्स, बेसिक मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बेसिक मेथड्स। तो ये वीडियो नंबर 1 है, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। किस किस एग्ज़ाम के लिए? स्पेशली केवीएस के लिए है, देन एनवीएस और फिर सीटेट वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग के, उसमें शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं जो होती हैं ना, प्रोसेस जो हुआ करती है, प्रक्रियाएं को प्रोसेस भी कह सकते हैं, बेसिक प्रोसेस वो वगैरह पूछी जाती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। मतलब कि शिक्षण होगा तो अधिगम होगा, और शिक्षण का काम क्या है? अधिगम के लिए ही तो किया जाता है शिक्षण। तो शिक्षण और अधिगम जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। और शिक्षण एवं विकास की प्रक्रिया में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर मैं 2 पॉइंट में बात करूं कि शिक्षण और विकास, ये 2 अलग अलग हेडिंग में अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? अध्यापक की। चलिए, तो अध्यापक आ गए यहाँ पे। अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संदर्भ में सबसे पहले जिस नियम की हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के नियम की। ओके, थॉर्नडाइक। तो भाई थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे, किसके संबंध में? शिक्षण और अधिगम के संबंध में, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए शिक्षण और अधिगम। मतलब कि टीचिंग और लर्निंग के लिए, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे। जैसे कुछ नियम मैं बता देता हूं। पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता, तो थॉर्नडाइक ने कहा सबसे पहले बच्चे के अंदर तत्परता होनी चाहिए। तत्परता को इंग्लिश में बोलते हैं रेडीनेस, READINESS, रेडीनेस, तत्परता होना चाहिए। दूसरा नियम जो दिया था, अभ्यास तथा प्रभाव का नियम। जी हाँ, अभ्यास एवं प्रभाव। तो जो दूसरा नियम था वो अभ्यास और प्रभाव का नियम था। जो मतलब ये जो नियम था अभ्यास एवं प्रभाव का नियम, ये एक माइलस्टोन यानी कि मील का पत्थर साबित हुआ था। ये जो नियम दोनों थे, इन्होंने क्रांति मचा दी थी। मतलब ये जो दोनों नियम थे, ये जो दोनों नियम थे वाकई बहुत इफ़ेक्टिव थे, और इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया। तो ये जो दोनों नियम थे, ये शिक्षा जगत के क्षेत्र में, शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में ये क्या साबित हुए? ये माइलस्टोन यानी कि नींव का पत्थर साबित हुए। ये दोनों नियम, ये जो प्रभाव है ना, अभ्यास तथा प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये जो थे ये इस प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुए। अब भाई शिक्षण प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, ठीक ना, और वो सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो आइए शिक्षण प्रक्रिया के यानी कि टीचिंग प्रोसेस के, शिक्षण प्रक्रिया कह लो और यू कैन से टीचिंग प्रोसेस। तो टीचिंग प्रोसेस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैसे कि पहला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य। पहला क्या सिद्धांत है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यस,
तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत जो है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सेकंड परस्पर संबंध, परस्पर संबंध, देन पुनर्बलन एवं अभिप्रेरण, पुनर्बलन एवं अभिप्रेरण, ठीक ना। तो ये जो सिद्धांत हैं, शिक्षण प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एग्जाम्पल, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और पुनर्बलन एवं अभिप्रेरण। पुनर्बलन को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट्स, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, और अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। हाँ जी, तो पुनर्बलन और अभिप्रेरण के भी सिद्धांत जो हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो ये चैप्टर की एक टाइमलाइन है और इस चैप्टर में हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें ये सारी बातें ही डिस्कस करनी है। ओके, तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में पढ़ देता हूँ, जो मैंने आपको बोला उसको मैं एक बार फिर से कवर कर देता हूँ कि शिक्षण एवं अधिगम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण एवं विकास की प्रक्रिया में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संदर्भ में थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधी कुछ नियम जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास तथा प्रभाव का नियम दिया, जो कि इस प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुआ। शिक्षण प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे निश्चित उद्देश्य, परस्पर संबंध, पुनर्बलन एवं अभिप्रेरणा से संबंधित दर्शन मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए। चलिए, तो ये है चैप्टर की एक टाइमलाइन जो हमें सीखना है। अब आइए चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमें क्या पढ़ना है, शिक्षण क्या होता है। भाई सवाल है कि शिक्षण क्या होता है। टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग? ओके, टीचिंग क्या हुआ करती है, शिक्षण क्या होता है। ओके, तो बच्चों शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना। शिक्षण का अर्थ होता है फैसिलिटेट करना। ओके, बच्चा खुद ब खुद सीखता है, मगर टीचर क्या करता है, शिक्षा देता है। तो शिक्षा देना एक सहायता का रूप है। ओके, सो फैसिलिटेट करना या सहायता देना, किसमें? सीखने में सहायता देने को ही शिक्षण बोला गया है। तो शिक्षण पढ़ाना अलग बात है, मतलब शिक्षण का मतलब होता है सीखने में सहायता करना, सिखाना नहीं, सीखने में सहायता करना। यस, दैट इज कॉल्ड शिक्षण। तो शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों तथा अनुभवों के आधार पर सीखता है। यस, व्यक्ति सीखना जो होता है वो खुद ही होता है, बस कोई हेल्प कर सकता है। शिक्षक अपने छात्र को सीखने में प्रेरणा दे सकता है, रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो शिक्षक का काम क्या है भाई? नंबर 1, या तो वो प्रेरणा दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, यानी कि उसके अंदर रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो प्रेरणा दे सकता है, रुचि उत्पन्न कर सकता है ना। लेकिन वह स्वयं छात्र से कुछ नहीं सीखता। शिक्षण का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। देखिए, तो शिक्षक जो है अपने छात्र को सीखने में प्रेरणा दे सकता है और रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो दो काम जो है शिक्षक कर सकता है, एक तो मोटिवेशन दे सकता है जिससे उस बच्चे के अंदर का उत्साह बढ़ जाए, और दूसरा उसको इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप कर सकता है, उस चीज़ से जुड़ा हुआ उसे इस ऐसे रास्ते से ले जाएगा कि वो उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, ठीक है। अब देखिए अगली जो लाइन है वो है कि शिक्षण का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। इसको थोड़ी देर में हम एक्सप्लोर करेंगे पूरी तरीके से कि शिक्षण का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण तो हम समझ गए ना कि सीखने में मदद करना, और शिक्षा क्या होती है? कुछ कलेक्शन ऑफ गोल्स, उद्देश्य का जो कलेक्शन होती है, जो दैट इज कॉल्ड शिक्षा, जो हमको एक अपने फाइनाइट उद्देश्य की तरफ ले जाती है। वो सारे इंस्ट्रक्शन मिलकर के एक्चुअली शिक्षा हुआ करते हैं। ठीक है ना। तो शिक्षण का शिक्षा से, ऑब्वियसली यार शिक्षा से शिक्षण बना है तो संबंध तो होगा ही। अगली बात करते हैं,
प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है, जिसमें गुरु प्यार व स्नेह से अपने शिष्यों को आरंभ से पढ़ाता था। जैसे जैसे समाज बदलता गया, शिक्षा का अर्थ भी बदलता है। अतः शिक्षण की कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। देखिए, शिक्षण का स्वरूप अपने आप बदला है। पहले गुरुकुल पद्धति थी, आज स्कूल पद्धति आ गई है, और अभी चल रही है ऑनलाइन शिक्षा पद्धति। तो जो शिक्षण है उसकी कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, और समाज में जब बदलाव होता है तो शिक्षण प्रक्रिया में भी बदलाव होता है। मतलब ये बदलाव होता रहेगा हमेशा। साथ ही शिक्षण प्रक्रिया अधिगम के बिना पूरी नहीं होती है। तो भाई शिक्षण तो भाई टीचर की साइड का काम है, शिक्षण स्टूडेंट की साइड का काम क्या है? अधिगम। गोल क्या है भाई? अधिगम होगा तभी तो मतलब है शिक्षण का। तो जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो अगर अधिगम अच्छा ना हो, अधिगम कंप्लीट ना हो, तो शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? अधूरी है या कोई काम की नहीं है, अगर अधिगम नहीं हुआ तो। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम में बहुत गहरा संबंध होता है। शिक्षण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं अब हम दे रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रमुख परिभाषाएं क्या है? तो हेडिंग डाल लीजिए, शिक्षण की परिभाषाएं। ओके, शिक्षण की परिभाषाएं, टीचिंग की जो परिभाषाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, पहली परिभाषा देखते हैं स्मिथ ने कहा है शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। तो इस अकॉर्डिंग टू स्मिथ कहते हैं कि जो शिक्षण है वो उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। तो स्मिथ ने क्या कहा कि शिक्षण जो है दैट इज उद्देश्य केंद्रित क्रिया। मैंने भी कहा कि भाई गोल ओरिएंटेड काम होता है शिक्षण में, है ना। तो उद्देश्य केंद्रित काम है या क्रिया है कि एक फाइनाइट, उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा, पहली चीज। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मोरिसन। तो मोरिसन क्या कहते हैं? मोरिसन कहते हैं, मोरिसन के अनुसार शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध है, जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करता है। परिपक्व का मतलब होता है कि मैच्योर। तो ये एक हाई मैच्योर और एक कंपैरेटिवली लेस मैच्योर व्यक्ति के बीच का एक रिलेशन है, जिसमें एक हाईली मैच्योर व्यक्ति लेस मैच्योर व्यक्ति को क्या करता है? शिक्षित करता है, उसको अधिगम करवाता है, उसको शिक्षित करता है। ओके, उसकी सीखने में मदद करता है। बार बार बहुत अच्छा वर्ड है, सीखने में मदद करना, इसलिए इसको मैं बोलता रहूँगा। देन मनोवैज्ञानिक अगले कौन है भाई? अगले मनोवैज्ञानिक कौन है? बर्टन। ओके, चलिए, तो बर्टन क्या कहते हैं? बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन है। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करी इन्होंने कि भाई जो शिक्षण होता है वो अधिगम के लिए, मतलब शिक्षण क्यों यूज़ किया जाता है? फाइनली उद्देश्य क्या है शिक्षण से? भाई अधिगम चाहिए है, और अधिगम को प्राप्त करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? बर्टन ने कहा ये प्रेरणा प्रदान करता है। शिक्षण जो होता है एक पथ प्रदर्शन होता है। ओके, और इसमें एक और चीज़ होती है प्रोत्साहन। यस, प्रोत्साहन। तो तीन चीज़ें हैं और काम एक ही करवाना है, अधिगम। तो शिक्षण जो होता है वो अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन है। ठीक ना। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन देना, इंस्पिरेशन करना, पथ प्रदर्शन मतलब कि गाइड करना, एंड प्रोत्साहन मतलब उसको मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। यस, चलिए नेक्स्ट आते हैं मनोवैज्ञानिक थाइन। ओके, तो थाइन क्या कहते हैं भाई? थाइन क्या कहते हैं कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, मतलब सीखने की अमाउंट को बढ़ाना, जो बच्चा सीख रहा है उसकी अमाउंट को बढ़ाना ही शिक्षण है, अधिगम में वृद्धि। देन नेक्स्ट अगला है हेफ एंड डंकन। हेफ और डंकन क्या कहते हैं? हेफ एंड डंकन, हेफ एंड डंकन। तो भाई हेफ एंड डंकन क्या कहते हैं? हेफ एंड डंकन के अनुसार शिक्षण 4 सूत्रों वाली एक प्रक्रिया है, 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। तो हेफ एंड डंकन ने इसको 4 चरण की एक प्रक्रिया बताया है, और बहुत बढ़िया इसके चरण हैं।
सबसे पहली है इसकी योजना, मतलब कि एक आप इसमें प्लान कर लो। योजना यानी कि एक इसमें होता है प्लान, ऑब्वियसली बात है, कोई काम करते हो तो प्लान करते हो। देन इसके बाद है निर्देशन यानी कि डायरेक्शन, निर्देशन यानी कि डायरेक्शन। देन इसके बाद क्या आता है, मापन यानी कि मेजरमेंट, ओके। एंड उसके बाद है मूल्यांकन, मूल्यांकन। तो 4 है। नंबर 1 आपने योजना बनाई, आपने उद्देश्य तय किए, फिर उसके हिसाब से आपने निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, डायरेक्शन दिया। देन समय अंत हो गया, फिर आपने मापन किया, है ना, मेज़र किया, और मेज़र करने के बाद मूल्यांकन करके रिजल्ट आपने सामने रख दिया। तो ये जो है 4 चीज़ों में स्टेप बनाया, 4 स्टेप बताए हेफ एंड डंकन ने, ओके। ये किसके स्टेप थे, हेफ एंड डंकन। तो ये 4 स्टेप हेफ एंड डंकन ने बताए। चलिए, तो ये तो हो गई भाई शिक्षण की परिभाषाएं। हमने ये सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो शिक्षण की परिभाषाएं दी गई हैं वो हमने पढ़ ली, शिक्षण की परिभाषाएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षण की प्रकृति क्या होती है और शिक्षण की विशेषता। तो अगला टॉपिक डाल लीजिए, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता। प्रकृति एवं विशेषता की जो अपनी शिक्षण यानी कि जो टीचिंग है उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, और इसकी विशेषता यानी कि इसकी प्रॉपर्टी बतानी है आपको, ओके। नेचर और विशेषता। तो शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, चलिए निम्नलिखित हैं, कुछ मैं प्रकृति और विशेषताएं बता देता हूं। नंबर 1, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, ओके, सामाजिक प्रक्रिया है। देन शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है, ऑब्वियसली भाई ये तो विकास से जुड़ी हुई है, तो शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। देन शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, ये आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण आप किसी रूप में देख लें आमने सामने ही होगा, चाहे वास्तविक हो या आभासी हो, बट आमने सामने होगा। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, बिल्कुल सही। ये इसमें कला भी इन्वॉल्व है। कला इसलिए इन्वॉल्व है कि आप जितने क्रिएटिव होके पढ़ाएंगे अधिगम उतना इजी होगा, और विज्ञान तो है ही क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, है ना। कला एक विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, ऑब्वियसली इसमें भाषा का बहुत बड़ा यूज़ है। भाषा से ही तय होता है कि किसी को आपकी बात समझ आएगी कि नहीं आएगी। शिक्षण एक अंतः क्रिया है, बिल्कुल ये जा करके अंदर प्रोसेस होती है शरीर के, ये अपने मन तक को इफेक्ट करती है। तो ये शिक्षण एक अंतः क्रिया है। देन नया पॉइंट आ रहा है, शिक्षण एक उपचार विधि है। ये एक रिमेडियल एफर्ट है, रिमेडियल एक्शन है, उपचार विधि। जी हाँ, तो शिक्षण एक उपचार विधि है, होती भी है, ओके। यदि आप कहीं पर मतलब एक ट्रीटमेंट करता है कि चीज़ों का, डाउट्स का, तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि शिक्षण एक उपचार विधि है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ऑब्वियसली ये उद्देश्यपूर्ण है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, 3 ध्रुव वाली प्रक्रिया है। भाई 3 ध्रुव में कौन है, टीचर है, ठीक है ना, स्टूडेंट है, ये तो 2 चीज़ें हो गई हैं। टीचर है, स्टूडेंट है, 2 पोल्स तो इसके यही हो जाएंगे भाई। तीसरा ध्रुव क्या होना चाहिए भाई, बताओ। तीसरा ध्रुव होना चाहिए इनका टारगेट क्या है ना, इनका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा कौन सी दी जानी है ना। तो 3 ध्रुव वाली, एक शिक्षक रहेगा, एक शिक्षार्थी रहेगा, और दूसरा शिक्षा खुद रहेगी कि कैसा क्या उद्देश्य है उसको लेकर के। सो ये 3 ध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, ऑब्वियसली पूरी शिक्षा में इंस्ट्रक्शन ही तो चलता है, तो यह एक निर्देशन प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो शिक्षण औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, स्किलफुल टेक्निक है शिक्षण, क्योंकि इसमें स्किल की ज़रूरत होती है। अगर आप स्किल लेस होकर पढ़ाएंगे तो आपका शिक्षण जो है वो किसी काम का नहीं है या उतना इफेक्टिव नहीं होगा। चलिए, तो ये रही हमारी क्लास का पहला पार्ट, ओके। यहाँ पहला पार्ट हम एंड करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को फर्स्ट पार्ट मेरी क्लास का कैसा लगा, ओके।
चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।